अपने घर वालों से शादी के बारे में पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ऑनलाइन एक लड़की ढूंढी और उसके साथ एक नकली शादी का इंतजाम किया। लेकिन शादी के रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क ने मुझे साफ साफ नफरत से देखा। तुम पहले से शादीशुदा हो और फिर से रजिस्टर करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि दो शादी करना जुर्म है? मैं रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ। मैं छपे हुए शादी के सर्टिफिकेट को हैरानी में घूर रहा हूँ। मेरे बगल वाली लड़की अफसोस से सांस लेती है। मिस्टर कैंग, अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो मुझे यहाँ आने के लिए पैसे क्यों दिए? डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। ये कहकर वह चली जाती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। मैं शादीशुदा कैसे हो सकता हूँ? मैं फिर से प्रिंट आउट देखता हूँ। फोटो में जो आदमी है वह पक्का मैं ही हूँ। जिस औरत का नाम लिखा है वह सूचिंग वॉल है। वह खूबसूरत है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह कौन है। मैं एक फोटो लेता हूँ और एक कॉन्टैक्ट को भेजता हूँ जिसका प्रोफाइल पिक्चर काला है। पता करो ये कौन है। तुरंत जवाब आता है। तभी मैं अपनी उलझन को पीछे धकेल देता हूँ। मैं अपने पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठता हूँ और धीरे धीरे एक लग्जरी विला एरिया में जाता हूँ। जैसे ही मैं एक कोने में पार्क करता हूँ, मुझे अपने पीछे नौकर की सरगोशी सुनाई देती है। ये कौन है? ये तो बहुत हैंडसम है। ऐसा मत कहो। ये वह नाजायज बेटा है जिसे मालिक अपना बेटा मानने से मना करते हैं। उसकी माँ वह दूसरी औरत थी। वह पूरी तरह से प्रेग्नेंट होकर झगड़ा करने आ गई थी, ठीक तब जब मालकिन बच्चे को जन्म देने वाली थी। आखिर में दोनों औरतों ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया। उस औरत को कोई शर्म नहीं थी। उसने सालों तक इस घर में रहने के बहाने बनाए। कम से कम वह अपनी जगह जानता था। वह मिडिल स्कूल में ही यहाँ से चला गया था और सालों से वापस नहीं आया। पता नहीं आज वह किस लिए वापस आया है। मैंने तेवरी चढ़ाई और दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही न हो। अंदर लिविंग रूम में मेरी माँ ली रुयान दरवाजे पर इंतजार कर रही है। जैसे ही वह मुझे देखती है, वह मुझे जल्दी से पकड़ती है और ऊपर खींच लेती है। मेरे साथ चलो पहले अपने भाई को ढूंढने। और तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट मिल गया ना? मैं बेरुखी से जवाब देता हूँ, मिल गया। दुल्हन वह नहीं थी जिसे मैंने प्लान किया था, लेकिन टेक्निकली हाँ। अच्छा, अपनी जगह याद रखना। सुफेद शू तुम्हारे भाई की मंगेतर है। ऐसी बड़े घर की लड़की तुम जैसे नाजायज बच्चे की पहुंच से बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारा भाई ही उसके लायक है। उन शब्दों से मेरी आंखों में नफरत की चमक आ जाती है। सु फिशवे सु फैमिली की असली पोती है, हाइक्सिंग की सबसे बड़ी डायनेस्टी। उसने यूनिवर्सिटी में 4 साल तक मेरा पीछा किया था। फिर ग्रेजुएशन के दिन वह मेरे भाई कांगबोडा के साथ हो गई। जब ली रुयन को पता चला, उसने मुझसे तुरंत किसी और से शादी करने को कहा ताकि मेरे और सु फेक्सुए के बीच की हर संभावना खत्म हो जाए। हमेशा से ऐसा ही रहा है। जब भी मेरे और कैंगबोडा के बीच थोड़ा सा भी टकराव होता था, ली रुयन बिना किसी सवाल के मुझे पीछे हटने को कहती थी। क्योंकि मैं नाजायज हूँ, मेरा वजूद ही असल पाप है। मुझे यह सब मानने के लिए मजबूर किया गया था कि यह सब मैं ही डिजर्व करता हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले ही इस नींद से जाग चुका हूँ। मैं ली रुयन को एक ताने वाली मुस्कान के साथ देखता हूँ। हम सहमत थे। ये आखिरी बार है। गलती लिरोयन की है। वह कैंग घर से चिपकी रही सिर्फ मेरे पिता को हर दिन देखने के लिए। वह ही थी जो कैंग बोडा को खुश करना चाहती थी। मैं उसके फैसलों की कीमत अपनी जिंदगी से नहीं चुकाऊंगा। इस बार मैं उसकी कोख से पैदा होने का कर्ज चुका रहा हूँ और सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। ली रियन बेचैनी से मुझे हाथ से इशारा करती है। ठीक है, ठीक है। बातें करते हुए हम कैंग बोडा के कमरे में पहुंच जाते हैं। कैंग बोडा मुझे देखकर ऊपर देखता है। नांजू, तुम यहाँ कैसे? मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ, तभी ली रुयन बीच में बोलती है। बोडा, नांजू की आज शादी हो गई। कांगबोडा हैरान दिखता है। इतनी जल्दी? वह कौन है? फैगशू से बेहतर? ली रुयन नाक चढ़ाकर बोलती है। नामुमकिन। पूरे हाइचेंग में मिस सू से बेहतर कोई नहीं है। कौन सा इज्जतदार परिवार उसे अपनाएगा? वह लड़की तो बस कोई सड़क छाप है। उसने तो उसे यहाँ लाने की हिम्मत भी नहीं की। डरा हुआ था कि उसकी घटिया दिखावट तुम्हें बुरा ना लगे। कैंगबोडा थोड़ी जलन के साथ कहता है। अरे, नांजू काफी हैंडसम है, वरना फेक शू ने उसे 4 साल तक क्यों पीछा किया होता? खूबसूरती का क्या फायदा? उसकी बैकग्राउंड के साथ सिर्फ वही औरतें उससे शादी करेंगी जो कहीं भी मिल जाती हैं। मिस सू तो उसे बस एक खिलौना समझ रही थी और कुछ नहीं। सिर्फ तुम ही बोडा सच में मिस सू के लायक हो। मैं तेवरी चढ़ाता हूँ। फोटो में जो औरत है वह बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसा ली रुयन ने अभी बताया, लेकिन मैं इतनी बेकार बात पर बहस नहीं करना चाहता। तभी कैंग बोडा अपनी घड़ी बंद करना खत्म करता है। वह अपने ड्रेस शूज उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसकी शर्ट इतनी टाइट होती है कि वह आराम से झुक नहीं पाता। कैंग बोडा हल्की सी मुस्कान देता है और मुझे देखता है। लिरोयन तुरंत मुझे धक्का देती है। बेकार, अभी भी इतना बेखबर। तुम्हारा भाई झुक नहीं पा रहा, जाओ उसके जूते पहना दो। फिर से क्या ली रुयन अभी भी सोचती है कि मैं वही नादान छोटा लड़का हूं जो हर मार चुपचाप सह लेता था? मैं अपना चेहरा खाली रखता हूं और मेरी आवाज में बेचैनी आ जाती है। तुम खुद ही उसके जूते पहना दो। कैंग नांजू, ये कैसी बदतमीजी है? क्या तुम्हें लगता है कि शादी करने से तुम बहुत बड़े हो गए हो? तुम्हारी वह बीवी तो बस पैसे के पीछे भागने वाली है। तुम जल्दी ही कैंग फैमिली के पास वापस आओगे। अगर तुम अभी अपने भाई से अच्छे से नहीं रहोगे तो वह दिन आएगा जब तुम और तुम्हारी बीवी उसके पैरों में भीख मांगोगे। कैंग फैमिली ने तुम्हें पाला है, कम से कम तुम उनके लिए खूब मेहनत कर सकते हो।
इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरे पिता कांग वेंजोंग दरवाजे पर दिखाई देते हैं। वह तेवरी चढ़ाते हैं, हमारा एक खास मेहमान जल्दी ही आने वाला है। ये सब शोर क्या है? हैंगबोडा कुछ नहीं कहता। ली रुहियन नाटक करते हुए रोने लगती है। यह इस कमबख्त लड़के की वजह से है। उसने आज अपना शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है और अब वह अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। यह सुनकर कैंग वेंजोंग की नज़र मुझ पर पड़ती है। परिवार को कुछ भी अरेंज किए बिना शादी कर ली। क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? मुझे दिखाओ। पिता की तरह दिखने वाले अजनबी की इस चिंता को देखकर मैं रुक जाता हूँ। फिर मैं अपने बैग से छपी हुई कॉपी निकालता हूँ, लेकिन ली रुयन उसके लेने से पहले ही उसे छीन लेती है। मुझे उस सड़क छाप का नाम दिखाओ जिससे तुमने शादी की है। कैंगबोदा हैरानी से पूछता है। पापा, कौन आ रहा है? आप कुछ ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे हो। कैंग वेंजोंग आने वाले मेहमान के बारे में सोचता है और तुरंत बहुत इज्जत के एहसास के साथ सीधा खड़ा हो जाता है। वह मुश्किल से अपनी उत्तेजना छुपाते हुए नाम बोलता है, सू चिंगवू। जैसे ही मैं वह नाम सुनता हूँ मैं जम जाता हूँ। कैंग वेंजोंग हमारे खाली चेहरे देखता है और गर्व से कहता है, अगर तुम उसे नहीं जानते तो ये नॉर्मल है। मैंने भी उससे कभी खुद नहीं मिला हूँ। वह काफी रहस्यमयी है। वह सू फेशु की बुआ है, सिर्फ 28 साल की है और पहले ही सू फैमिली की असली ताकत है। लीरोयन हैरान होकर सांस लेती है। तो क्या वह बोडा के लिए और भी अच्छी मैच नहीं है? फैमिली का हेड किसी भी पोती से ज्यादा बड़ा होता है। कैंग वेंजोंग गुस्से से कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? सूचिंगवाल पहले से शादीशुदा है। मैं अपनी आंखें छोटी करता हूँ। अगर सर्टिफिकेट पर वह औरत सच में वही है तो सूचिंगवुल को कुछ पता होगा। ली रुयन थोड़ी उदास दिखती है। उसका पति कौन है? बोडा से ज्यादा खुशकिस्मत लगता है। मैं कैंग वेंजोंग को देखता हूँ। वह अपना सिर हिलाता है। कोई नहीं जानता। लगता है ना वह और ना उसका पति सोशल टाइप के हैं। कैंग वेंजोंग तेवरी चढ़ाता है। मुझे सच में नहीं पता कि वह आज इतनी जल्दी यहाँ क्यों आई है। सू फैमिली हाइचेंग की सबसे ताकतवर डायनेस्टी है और फैमिली का हेड बहुत खास जगह रखता है। कैंग फैमिली ज्यादा से ज्यादा अपर मिडिल क्लास है। ये शादी तो पहले ही कांग बोडा का अपनी औकात से ऊपर शादी करना है। सू फैमिली के हेड का सू फेक्सुई की शादी में आना ही पहले ही बहुत बड़ी बात होगी। एक सिंपल सगाई की रस्म के लिए वह खुद क्यों आएगी? ली रोयन यकीन से कहती है, ये इसलिए होगा क्योंकि बोडा इतना खास है कि सू फैमिली ने उस पर ध्यान दिया है। वह बिना पढ़ा हुआ प्रिंटआउट मेरे हाथों में वापस थमा देती है और मुश्किल से अपनी उत्तेजना छुपाते हुए कैंग बोडा का हाथ पकड़ लेती है। मैं खुद को एक ताने वाली मुस्कान देता हूँ। वह उसकी अपनी माँ से भी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। बटलर सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देता है। साहब, सू फैमिली जल्दी ही पहुंचने वाली है। कैंग वेंजोंग तुरंत पलटता है और नीचे चला जाता है। जब वह मेरे पास से गुजरता है वह आमतौर पर कहता है, तुम बहुत समय से वापस नहीं आए हो, जाने से पहले कुछ पी कर जाना। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं रुकना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि सूचिंगवाल कौन है। कमरे में ली रोयन कांग बोडा को अपनी अमीर दुल्हन का स्वागत करने के लिए तैयारी करते हुए देखती है, ऐसी खुशी के साथ जिसे वह मुश्किल से छुपा पा रही है। 20 साल से भी पहले अगर नानजिंगसू नहीं आई होती तो वह ही कांग वेंजोंग से शादी करती। उसने नानजिंगसू को इसके लिए कभी माफ नहीं किया, इसलिए उसने जानबूझकर हंगामा किया। नानजिंगसू के ही दिन बच्चे को जन्म देने का इंतजाम किया और हॉस्पिटल में दोनों बच्चों को बदल दिया। अब उसका बेटा आखिरकार अच्छी शादी कर रहा है और नानजिंगसू से तो यह भी उम्मीद की जाएगी कि वह उसके लिए एक अच्छा शादी का तोहफा तैयार करे। जबकि कैंग नंजू, जिसे नाजायज बच्चा कहा गया है, बिना पैसे के किसी सड़क छाप से शादी करने जा रहा है। नीचे मैं सीढ़ियों के बगल वाली अंधेरी दीवार से आलसी तरीके से टिका हुआ हूँ। मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। सू फैमिली के आने का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मिसेस कैंग सीढ़ियों से नीचे आती है, एक नौकर के सहारे। उन्होंने पर्पल चिपाव पहना हुआ है। उनकी बॉडी थोड़ी पतली है। उनकी पूरी शख्सियत में एक शांत और पढ़ी लिखी नजाकत है। नौकर धीरे से कहता है, मालकिन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपको ऊपर आराम करना चाहिए। मिसेस कैंग खांसी के बीच अपना सिर हिलाती है। नहीं, मैं बोडा के लिए इतना खास दिन मिस नहीं कर सकती। मैं उनकी शक्ल को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता हूँ। मेरी आंखें एक गहरी गर्माहट से भर जाती हैं। यह लगभग अजीब है। जिस इंसान को मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करने का हक था, वह ही इस घर में एकमात्र गर्माहट थी जिसे मैं जानता था। जब मैं छोटा था, लाइब्रेरियन अक्सर मुझे खाना खिलाना भूल जाती थी। मैं मुश्किल से चलना सीखा था जब मैं कचरे के डिब्बों में खाना ढूंढ रहा था क्योंकि मैं भूखा था। एक दिन मिसेस कैंग ने मुझे ऐसा करते हुए देखा। उसके बाद वह चुपचाप हर दिन मेरे लिए बगीचे में खाना छोड़ जाती थी। उन्होंने यह 12 साल तक किया। उनकी दया के बिना मैं शायद भूखा मर जाता। उन्हें कॉरिडोर में गायब होते हुए देखकर और उनकी खांसी की आवाज सुनकर मैं चिंता से तेवरी चढ़ाता हूँ। तभी दरवाजे पर हलचल होती है। सू फैमिली आ गई है। कैंग वेंजोंग और मिसेस कैंग उनका स्वागत करने जाते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद एक पूरा जुलूस अंदर आता है। मैं सूचिंग को जैसे ही वह अंदर आती है देख लेता हूँ। वह असल में फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। जैसे मेरी नजर को महसूस करते हुए वह अचानक मेरी तरफ देखती है। एक पल के लिए हमारी आंखें मिलती हैं। उसकी नजर की तेजी मेरे अंदर कुछ उतार देती है। मैं उसके चेहरे में और कुछ ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन सूचिंग हुआ अपनी नजर हटा लेती है। यह मुझे छोड़ देता है, उलझन में।
क्या वह मुझे जानती है या नहीं? कांग वेंजोंग गर्मी से मुस्कुराता है। मिस सू, आपके पति कहाँ हैं? क्या वह आपके साथ नहीं आए? उन शब्दों पर मैंने महसूस किया कि सू चिंगवुल ने फिर से मेरी तरफ देखा। वह शांति से जवाब देती है, वह नहीं आ पाए। ग्रुप रिसेप्शन रूम की तरफ बढ़ता है, बातें करते हुए। सू फेशु, जिसने 4 साल तक मेरा पीछा किया था, बड़ों के पीछे चलती है। अपनी फॉर्मल ड्रेस में वह यूनिवर्सिटी के दिनों से ज्यादा शांत और गंभीर लगती है। उसने मुझे नोटिस नहीं किया है। वह कांग बोडा के साथ धीरे धीरे बातें करते हुए बिजी है। सब लोग बैठ जाते हैं। सू चिंगवुल खास जगह पर बैठती है और सगाई की बात शुरू हो जाती है। मैं आखिरकार वहां से बाहर निकलता हूँ जहां मैं खड़ा था और रिसेप्शन रूम में जमा हुए लोगों को चुपचाप देखता हूँ। फिर कोई मेरा हाथ पकड़कर खींचता है। ली रुयन मुझ पर गुस्से से बोलती है, कैंग नानजू, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम अभी भी सुफे शुए को पसंद तो नहीं करते? साफ सुन लो, वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है। आराम से, मुझे दूसरा आदमी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैंग वेंजोंग ने मुझे पीने के लिए रुकने को कहा था। जब से मैं समझदार हुआ हूँ मैंने उन्हें हमेशा कैंग वेंजोंग ही बुलाया है, कभी पापा नहीं। ली रुयन दांत पीसती है, वह तो बस शराफत थी। तुमने उसे सच मान लिया। तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। मैं भी ऐसी जगह पर फैमिली को शर्मिंदा किए बिना नहीं आ सकती। और तुम्हें लगता है कि एक नाजायज बच्चा उस टेबल पर बैठ सकता है? अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं बेचैनी से घूरता हूँ और जवाब देने ही वाला होता हूँ जब मेरी आंख सू चिंगवॉल को अपनी जगह से उठते हुए देखती है। वह अपने फोन की तरफ इशारा करती है और बैल्कनी की तरफ जाती है। जरूर कोई कॉल होगी। मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। मैं लीरियन को हल्का सा इशारा करता हूँ और रिसेप्शन रूम से निकलकर बैल्कनी की तरफ मुड़ जाता हूँ। जैसे ही मैं पास पहुंचता हूँ वह कॉल काट देती है और अपनी ठंडी आंखें मुझ पर घुमाती है। रुको। उस खतरनाक नजर को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आती है और मैं अचानक बोल उठता हूँ, जान। मैंने सूचिंग को ध्यान से देखा, कोई रिएक्शन देखने के लिए। उसके आसपास की ठंडक और बढ़ जाती है। वह बिना किसी भाव के मुझे घूरती है, फिर वह जाने के लिए मुड़ती है। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ और उसका रास्ता रोक देता हूँ। सू चिंगवा की भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। हटो, तुम मुझे पहचानती नहीं। वह मुझे बेपरवाह होकर देखती है। क्या मुझे चाहिए? कैंग के घर में आने के बाद से उसे एक अलग नजर महसूस हो रही थी जो उसका पीछा कर रही थी। दूसरी नजरों से अलग जो उसे पसंद नहीं थी। यह नजर खुली और शर्मिंदा नहीं थी। इसी वजह से उसने मुझे एक से ज्यादा बार देखा था। जब उसने मुझे देखते हुए पकड़ा तो मैंने नजर नहीं हटाई। मैं बस उसे देखता रहा, बिना किसी परवाह के। उसने सोचा था शायद मैं उन आदमियों से अलग हूं जो उसे लालची नजरों से देखते थे, लेकिन पता चला मैं उन सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था। सीधा उसके पास जाकर उसे जान कह दिया। सू चिंगवू के चेहरे पर बेचैनी और बढ़ जाती है। सर, मैं शादीशुदा हूँ, कृपया ठीक से पेश आएं। मैं हैरान रह जाता हूँ। वह मुझे साफ तौर पर नहीं पहचानती। क्या रजिस्ट्री में कोई गलती हो गई है? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति कौन हैं? और उसका जवाब हमेशा की तरह ठंडा, दा तरता, तुम्हारा काम नहीं। मैं छपा हुआ सर्टिफिकेट निकालता हूँ और उसके सामने रखता हूँ। मिस सू, वहाँ जो नाम है वह आपका होना चाहिए। सू चिंगवा उस प्रिंटआउट को देखती है। उसकी आंखें दूल्हे के नाम कांग नानजू पर जाती हैं। जब वह फिर से ऊपर देखती है तो उसकी आवाज रूखी होती है। मिस्टर कैंग, अगर आप डॉक्यूमेंट्स झूठे बना रहे हैं तो कम से कम ठीक से बनाएं। यह कहकर सू चिंगवुल रिसेप्शन रूम को पूरा छोड़कर गार्डन से होते हुए कार पार्क की तरफ बढ़ जाती है। मैं उसके पीछे जाता हूँ समझाने के लिए। 2 बॉडीगार्ड्स काले कपड़ों में बाहर आते हैं और मेरा रास्ता रोक देते हैं। मैं रुक जाता हूँ और उसे आवाज देता हूँ, मिस सू, ये सर्टिफिकेट असली है। अगर आपको यकीन नहीं तो रजिस्ट्री ऑफिस में चेक कर लो। सू चिंगहुआ धीमी नहीं होती। वह कार में बैठती है और पीछे देखे बिना चली जाती है। हैंग बोडा मुझे सू चिंगवाल के पास जाते हुए देख लेता है, भले ही वह सुन नहीं पाता कि क्या बात हुई। सू चिंगहुआ को जाते देखकर मैं अपनी स्कूटर पर बैठता हूँ और उसके पीछे निकल जाता हूँ। कंग बोडा तुरंत पूछता है, मिस सू क्यों चली गई? क्या किसी ने उन्हें बुरा कहा? सू चिंगवॉल का पर्सनल असिस्टेंट मुस्कुराता है। मिस सू को कुछ जरूरी काम था, वह माफी मांगती है। कृपया यह बात अपने बड़ों तक पहुंचा देना। कैंग बोडा अदब से सर हिलाता है और असिस्टेंट को बाहर तक छोड़ता है। कैंग वेंजोंग परेशानी से पूछता है, मिस सू क्यों चली गई? क्या मेहमान नवाजी में कोई कमी थी? कैंग बोडा सोचता है कि सुफाइसू आज कितनी परेशान लग रही थी, इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फिर वह मेरा चेहरा सोचता है और उसकी मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में कुछ बदलता है। मैंने नानजू को मिस सू को परेशान करते देखा। वह काफी गुस्से में चली गई और एक मैसेज छोड़ गई। क्या मैसेज? मिस सू ने कहा कि आपको अपने घर को ठीक से संभालना चाहिए। नानजू ने जो किया उसके बाद वह सोच रही हैं कि क्या सू फैमिली हमारी परवरिश पर सवाल उठाएगी। कैंग वेंजोंग का चेहरा लोहे जैसा भूरा हो जाता है। इधर मैं विला डिस्ट्रिक्ट से निकलते ही सू चिंगवॉल की कार को खो देता हूँ। जब मैं अभी भी इस बात से परेशान होता हूँ मेरा फोन बजता है। एक औरत की आवाज आती है, बॉस, मुझे सू चिंगवॉल की जानकारी मिल गई है। सू चिंगवू सू पेट्रियार्क की दूसरी बेटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत सख्त और ठंडे दिल की है। इसी वजह से उसे बचपन में विदेश भेज दिया गया था। सबको लगा था कि फैमिली का काम सबसे बड़े बेटे सुफेचू के पापा को मिलेगा,
किसी ने नहीं सोचा था कि सूचिंग वू पिछले हफ्ते अचानक वापस आ जाएगी। उसने किसी तरह पेट्रियार्क को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सू ग्रुप का सीधा कंट्रोल ले लिया। मैं घूरता हूँ, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और स्केड्यूल ढूंढो। मैं उसके पास जाऊंगा। मैं फोन काट देता हूँ और अपनी कनपट्टियां रगड़ता हूँ। ये मुश्किल होने वाला है। सू चिंगवाल बॉडीगार्ड्स के साथ सफर करती है। उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मुझे अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए था और उसे जान नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे भगा दिया। मैं लंबी सांस लेता हूँ, स्कूटर स्टार्ट करता हूँ और आराम से घर की तरफ निकल जाता हूँ। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके को पीछे छोड़कर मैं बाहर के अर्बन गांव की तरफ जाता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में कैंग के घर से निकला था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ एक पुराना घर किराए पर ले लिया। मैं उस जगह का आदी हो गया और कभी वहां से नहीं गया। मैं घर से बस थोड़ी दूर होता हूँ जब एक 80 या 90 साल की बूढ़ी औरत सड़क किनारे से अचानक बाहर आती है। मैं जोर से ब्रेक लगाता हूँ, लगभग उसे टकरा ही जाता हूँ। पहले मुझे लगा कि यह कोई धोखा हो सकता है, लेकिन जल्दी ही कुछ बताता है कि ऐसा नहीं है। बूढ़ी औरत छोटी और पतली है, लेकिन अच्छे कपड़े पहने हुए है। वह साफ तौर पर किसी आम फैमिली से नहीं है। उसके गले में एक टैग लटका हुआ है जिस पर एक फोन नंबर और यह शब्द लिखे हैं, अगर यह बूढ़ी औरत भटकती हुई मिले तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। दिमागी बीमारी साफ दिख रहा है। मैं सोचता हूँ ये किसकी दादी है। मैं अपना फोन निकालता हूँ और टैग पर लिखा नंबर डायल करता हूँ। इससे पहले कि फोन बजता, बूढ़ी औरत अचानक मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। उसकी धुंधली आंखों में चमक आती है। मेरी पोती का पति, तुम मेरी पोती के पति हो। मैं अनजाने में हिलता हूँ। मैं 22 साल से अकेला हूँ और मुझे 2 बीवियां कैसे मिल गईं। रजिस्ट्री ऑफिस आज लगता है होलसेल में काम कर रहा है। मुझे ये इतना मजेदार लगता है कि मैं उसके साथ खेलने लगता हूँ। दादी, आपकी पोती कौन है? बूढ़ी औरत अपनी भौहें सिकुड़ती है और सोचती है, मेरी पोती, उसका नाम क्या था? हाँ, वह सू से शुरू होता है। सू कुछ नाम उसके दिमाग में आता है और उसके बोलने से पहले ही गायब हो जाता है। वह परेशान हो जाती है, मुंह खोलती और बंद करती है, शब्द नहीं निकाल पाती। आराम से, दादी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मैं उसे तसल्ली देता हूँ और नंबर डायल करता हूँ। ज्यादा दूर नहीं, पास की एक सड़क पर सू चिंगवोल एक लग्जरी कार में बैठी है। उसका चेहरा गुस्से में है। उसके बगल में उसकी असिस्टेंट ल्यू हुआ सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करती। लुजुआ ध्यान से कहती है, ये मेरी गलती थी कि मैंने उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा। मैंने बूढ़ी मैडम को भटकने दिया। सू चिंगवू कुछ नहीं कहती। उससे ठंडक निकल रही है। दादी सू अक्सर ज्यादातर समय कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज उन्हें अचानक सब कुछ याद आ गया, सबको भेज दिया और खुद ही निकल गई। सिक्योरिटी फुटेज में दिखा कि वह पब्लिक बस से शहर के बाहर तक चली गई थी। वह इलाका खराब है जहां कई सड़कों पर कैमरा नहीं है। वह लोग गली गली ढूंढ रहे हैं। तभी सूचिंग वॉल का फोन बजता है। वह तुरंत उठाती है। एक शांत आदमी की आवाज आती है, हेलो, आपके घर के बूढ़े सदस्य मेरे पास हैं। कार का माहौल ठंडा पड़ जाता है। सब लोग तुरंत हरकत में आते हैं। एक आदमी पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, दूसरा सिग्नल ट्रेस करना शुरू करता है। सू चिंगवू की आंखें तेज हो जाती हैं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? दूसरी तरफ की आवाज आराम से और बिना जल्दी के होती है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूं, मैं बस आपको बताना चाहता था कि बूढ़ी औरत ठीक है और किसी को उनका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। मैं एड्रेस देता हूं और फोन काट देता हूं। सू चिंगवू की आंखें थोड़ी ऊपर उठती हैं। वह बिना जल्दी वाली आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। 5 मिनट बाद वह उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन जिस लड़के ने कॉल किया था वह कहीं नहीं दिखता। सिर्फ एक पुलिस वाला बूढ़ी औरत के साथ वहां खड़ा है। सू चिंगवू दादी सू से पूछती है, आप यहाँ कैसे पहुंची? बूढ़ी औरत राज की बात बताने वाले अंदाज में कहती है, मैं अपनी पोती के पति को ढूंढने आई थी, वह यहीं पास में रहता है। सू चिंगवुल रुकती है। वह लंबी सांस लेती है। दादी, कोई पति नहीं है, नामुमकिन, मैंने उसे देखा था। उस बेदर्द लड़के ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और चला गया। अब मुझे अपना फोन दो। सूचिंग फोन दे देती है। बूढ़ी औरत कॉन्टैक्ट से हाल ही में आए नंबर को अपनी छोटी नोटबुक में कॉपी कर लेती है। अब उसके पास अपनी पोती के पति का नंबर है। अगली सुबह जल्दी मुझे अपने यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर का फोन आता है। जैसे ही मैं प्रोफेसर लियांग के ऑफिस में जाता हूँ, मुझे कांग बोडा और ली रोयुन पहले से ही वहां मिलते हैं। मैं अपनी आंखें छोटी करता हूँ। कांग बोडा और मैं दोनों हाइचिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो शहर की सबसे अच्छी है। कैंग बोडा अच्छे नंबरों से अंदर आया था। मैंने जानबूझकर अपनी एबिलिटी से कम नंबर लिए ताकि उसे पीछे न छोड़ दूं और सबसे कम पसंद किया जाने वाला डिपार्टमेंट एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग चुना। लेकिन 2 साल पहले नई एनर्जी अचानक देश का सबसे गर्म फील्ड बन गया। कैंग बोडा ने तुरंत डिपार्टमेंट बदल लिया और हम फिर से एक ही क्लासेस में आ गए। कैंग बोडा का यहाँ होना एक बात है, लेकिन ली रोयान यहाँ क्यों है? इससे पहले कि मैं और सोच पाता, प्रोफेसर लियांग गंभीर आवाज में बोलते हैं, कैंग नानजू, तुम्हारी पक्की पोस्ट ग्रेजुएट सीट वापस ले ली गई है। जब मैं अभी भी ये बात समझ रहा होता हूँ, प्रोफेसर आगे कहते हैं, तुम्हारी माँ कहती हैं कि तुम्हारा व्यवहार और बैकग्राउंड पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्शन की जरूरतों के हिसाब से नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए।
तुम्हारे आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, एक पल के गुस्से की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। कैंग बोडा पहले लंबी सांस लेता है, फिर कहता है, प्रोफेसर लियांग, नानजू की माँ बस उसका भला चाहती हैं। वह मेरी तरफ देखता है। तुमने मिस सू को बुरा कहा। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वह तुम्हें हाइचिंग से बाहर चाहती हैं। मुझे एक पल लगता है यह समझने में कि वह जिस मिस सू की बात कर रहा है वह सू चिंगू है, लेकिन मैंने उससे बस कुछ बातें की थीं और वह जाते वक्त गुस्से में नहीं लग रही थी। जब मैं अभी भी सोच रहा होता हूँ, कैंग बोडा मेरे पास आता है। कैंग नानजू, ये एक प्लेन टिकट है जो हमारे पापा ने तुम्हारे लिए खरीदा है। वह चाहते हैं कि तुम विदेश चले जाओ और ये मामला शांत हो जाए, वरना कैंग फैमिली भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मेरी आंखों में नफरत की चमक आती है। वह बस नहीं चाहते कि मैं कैंग के नाम को इसमें घसीटूं। कैंग बोडा देखता है कि मैं टिकट लेने के लिए कोई हरकत नहीं करता। वह एक बैंक कार्ड निकालता है और ईमानदारी दिखाता है। क्या तुम्हें चिंता है कि तुम विदेश में संभल नहीं पाओगे? इसमें 50,000 हैं। इसे मेरे तरफ से तुम्हारे खर्च के लिए समझ लो। इससे शुरू करो। अगर ये काफी नहीं है तो मैं बाद में अपने अलाउंस से और दे सकता हूँ। कैंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और वह सिर्फ 50,000 दे सकता है। मुझे यह लगभग मजेदार लगता है। ली रुहियन उससे कार्ड छीन लेती है। बोडा, तुम क्या कर रहे हो? कैंग फैमिली का उसे प्लेन टिकट खरीदना ही बहुत ज्यादा है। वह मेरी तरफ मुड़ती है और हुक्म देती है, अपना सामान पैक करो और देश छोड़ दो। मैंने तुम्हारा यूनिवर्सिटी से नाम कटवाने का काम पहले ही कर दिया है। मैं उसे ठंडी आंखों से देखता हूँ। किस हक से तुम मेरे लिए फैसले लेती हो? इस हक से कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे जैसे नंबरों के साथ ग्रेजुएट होना वैसे भी मुश्किल होगा। बेहतर है जल्दी पैसे कमाने जाओ। प्रोफेसर लियांग तुरंत बोलते हैं, मैडम ली, आपको गलतफहमी हुई है। इस यूनिवर्सिटी में अपने समय के दौरान स्टूडेंट कैंग। ली रुयन उन्हें पूरा करने से पहले ही रोक देती है। प्रोफेसर, आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वह कैसा है। उसने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी सिर्फ इसलिए चाहिए थी क्योंकि बोडा चाहता था। उसे बोडा से अपनी तुलना करने से पहले खुद को अच्छे से देखना चाहिए। प्रोफेसर लियांग हैरानी से कांग बोडा की तरफ मुड़ते हैं। जहां तक मुझे याद है, तुम पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे और तुमने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया था। कांग बोडा नम्रता से मुस्कुराता है। मैं स्पेशल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जा रहा हूँ। एक बड़े प्रोफेसर को जो किसी खास स्टूडेंट को पसंद करता है उसे सीधा रिक्रूट करने की इजाजत होती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रोफेसर का दर्जा बड़ा हो। जब प्रोफेसर लियांग पूछते हैं, कौन से प्रोफेसर? कैंग बोडा थोड़ा नरम होकर बोलता है, डॉक्टर नैन। उनकी क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल रिसर्च कामयाब हो गई थी। उसका पेटेंट भी मिल गया था और इससे उन्हें डॉक्टर का खिताब मिला। मैं उसे चुपचाप हैरानी से देखता हूँ। डॉक्टर नैन, मुझे याद नहीं कि मैंने कैंग बोडा को रिक्रूट करने का कोई प्लान बनाया था। प्रोफेसर लियांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम डॉक्टर नैन को जानते हो? कैंग बोडा धीरे से मुस्कुराता है। यह बस इत्तेफाक से हुआ। मेरी माँ ने एक बार डॉक्टर नैन की पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। जब डॉक्टर नैन कामयाब हो गए तो वह हमारे परिवार से मिलने आए। मेरी माँ ने ही उनकी पढ़ाई मुमकिन बनाई थी। तब से वह हमारी फैमिली कंपनी को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता वह मेरी कोई भी बात मना करेंगे। मैं अपनी एक आईब्रो उठाता हूँ। बचपन में मैं कैंग के घर में सिर्फ मिसेस कैंग की देखभाल की वजह से ही जिंदा रह पाया था। जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने डॉक्टर नैन बनकर मिसेस कैंग से कांटेक्ट किया। खुद को उनका एहसान चुकाने का एक बहाना देने के लिए मैंने ये कहानी बनाई कि उन्होंने एक बार मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। सालों से जब भी उनकी कंपनी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी, मैं बिना पैसे लिए मदद करता था। लेकिन मैंने कभी कैंग बोडा की हर बात मानने के लिए हाँ नहीं की। उसने बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है। प्रोफेसर लियांग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। डॉक्टर नैन अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? कैंग बोडा जवाब देता है, मैंने डीन से वादा किया है कि मैं डॉक्टर नैन को यहाँ फैकल्टी में आने के लिए बुलाऊंगा। प्रोफेसर लियांग खरुश हो जाते हैं। वह मेरी तरफ मुड़ते हैं। नानजू, तुम्हारा रिसर्च एरिया डॉक्टर नैन से मिलता है। जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अगर डॉक्टर नैन तुम्हारे लिए बात करने को तैयार हो जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन मिल सकता है। कैंग बोडा चिंता दिखाता है। प्रोफेसर लियांग, सू फैमिली हाइचिंग की सबसे अमीर फैमिली है। वह हर साल यूनिवर्सिटी को बहुत सारा रिसर्च फंडिंग देते हैं। प्रोफेसर लियांग उसकी बात को टाल देते हैं। डॉक्टर नैन की अभी बहुत डिमांड है। मैंने सुना है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज उन्हें अपने पास बुलाने के लिए कम्पीट कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज भी उनमें इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में लगी हैं। अगर डॉक्टर नैन मदद करने को तैयार हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी उनकी बात को जरूर पहले रखेगी। कांग बोडा नाटक करते हुए लंबी सांस लेता है। बात यह है कि डॉक्टर नैन मेरी माँ की बात मानते हैं। अगर मैं पूछता तो वह पूरी कोशिश करते मदद करने की। लेकिन नानजू मेरे पिता का नाजायज बेटा है जो मेरी माँ के इंटरेस्ट्स के खिलाफ है। नानजू, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी तरफ से डॉक्टर नैन से पूछने जाऊं? मैं ठंडे तरीके से और बिना सोचे समझे मना कर देता हूँ। इस वक्त कैंग बोडा मेरे लिए सिर्फ एक नाटक करने वाला जोकर है। मैं हल्की सी मुस्कान लाता हूँ और सीधे प्रोफेसर लियांग की तरफ मुड़ता हूँ। प्रोफेसर, आप जानते हैं कि मैं कभी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करना नहीं चाहता था। प्रोफेसर लियांग का चेहरा उतर जाता है। उनके चेहरे पर अफसोस साफ दिखता है। उन्होंने ही मेरी काबिलियत को पहचाना था और एडमिशन के लिए बहुत जोर लगाया था।
उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंचेगी। उनकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं। तो मैं तुम्हें नौकरी के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगा। ली रुइन अपना होंठ सिकोड़ती है। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। इसने मिस सू को नाराज किया है। हाइचिंग में नौकरी ढूंढना, ये तो ख्वाब देख रहा है। प्रोफेसर लियांग गुस्से में कहते हैं, मैं नहीं मानता कि कोई पूरे शहर पर अकेला राज कर सकता है। अगर नांजू को सच में नौकरी नहीं मिलती तो वह वापस आकर मेरा टीचिंग असिस्टेंट बन सकता है। उन शब्दों से मेरे अंदर गर्माहट सी दौड़ जाती है। मैं कहता हूँ, प्रोफेसर, मिस सू और मेरे बीच बस एक गलतफहमी है। जब वह ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृपया चिंता मत कीजिए। कैंग बोडा की मुट्ठी कस जाती है। वह समझ नहीं पाता कि जब वह एक मॉडल स्टूडेंट है तो प्रोफेसर लियांग सिर्फ मामूली दिखने वाले कैंग नांजू पर ही क्यों ध्यान दे रहे हैं। गुस्से से जलते हुए कैंग बोडा ली रुयन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या नांजू सच में मिस सू को परेशान करता रहेगा? वह शादीशुदा है। इस तरह का बर्ताव तुम पर बहुत बुरा असर डालेगा। ली रुहियन बिल्कुल वैसा ही गुस्सा हो जाती है जैसा सोचा था और उसी वक्त मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। मैं उसे हैरानी से घूरता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि वह प्रोफेसर ली हेंग के सामने सच में मुझे मारेगी। ली रुयन में शर्म का कोई निशान नहीं दिखता। वह मेरी तरफ उंगली दिखाती है। कुछ साल अलग रहकर तुम भूल गए कि इस घर में कैसे रहते हैं। अभी अपने भाई से माफी मांगो और वादा करो कि तुम सू फैमिली के पास कभी नहीं जाओगे। मेरी आंखों से गर्माहट चली जाती है, सिर्फ ठंडक रह जाती है। उसने मेरी पिछले दिन की कोई भी बात दिल पर नहीं ली थी। क्या वह अब भी सोचती है कि मैं वही नादान लड़का हूं जो हर बात चुपचाप मान लेता था और हर चीज में कैंगबोडा की बात मानता था? अगर समझदारी से काम नहीं बनेगा तो मुझे मत दोष देना अगर मैं पीछे नहीं हटा। कैंगबोडा के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह सोचता है, बचपन में तुम मेरे सामने झुकते थे। तुम्हारे बाहर जाने के बाद और यूनिवर्सिटी में दोबारा मिलने पर भी वही पुराना रूप, लेकिन अचानक इतना कॉन्फिडेंस। आज इसे अपनी जगह पर वापस आने दो। कांगबोडा अभी भी यही सोच रहा होता है जब मैं धीरे से उसकी तरफ चलता हूँ। जैसे ही उसके होंठों के किनारे पर मुस्कान आने लगती है, माफी की उम्मीद में, मैं अपना सर ऊपर करता हूँ और अपनी मुट्ठी जोर से उसके चेहरे पर मारता हूँ। कैंग का सर घूम जाता है। वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। ली रुयन चीखती है और आगे बढ़ती है। कैंग नंजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मैं तेजी से मुड़ता हूँ और मुझसे कुछ खतरनाक सा निकलता है। लीरोयन जहाँ खड़ी थी वहीं रुक जाती है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम सच में मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे? मेरी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी है। तुम कभी मेरी माँ नहीं थी, तो मुझसे बेटे जैसा प्यार की उम्मीद मत रखना। आज के बाद मेरी जिंदगी से दूर रहना, और जो कुछ भी तुम मेरे साथ करोगी मैं उसका दोगुना कंगबोडा पर वापस करूंगा। मैं प्रोफेसर लियांग को झुककर सलाम करता हूँ, उन्हें 4 साल की गाइडेंस के लिए शुक्रिया कहता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा। मैं मुड़ता हूँ और बिना किसी झिझक के बाहर निकल जाता हूँ। ली रुयन तभी होश में आती है जब मैं उसकी नज़र से गायब हो चुका होता हूँ। मैं अभी कैंपस के गेट से बाहर निकला ही था जब GWOL का फोन आता है। बॉस, सब पता चल गया। अब मैं समझ गया कि सू चिंगवोल लोगों को क्यों कहती है कि वह शादीशुदा है लेकिन तुम्हें पहचानती नहीं। सू फैमिली बाहर से तो बहुत शानदार दिखती है लेकिन अंदर की पावर स्ट्रगल बहुत तेज है। सू फैमिली के मुखिया सबसे बड़े बेटे की तरफ थे और फैमिली को उन्हें ही देना चाहते थे। छोटी बेटी होने की वजह से सू चिंगवू को हमेशा दबाया जाता था। कुछ साल पहले मुखिया ने उसके लिए कई गलत रिश्ते तय किए थे। इससे बहुत हंगामा हुआ था। यह तभी रुका जब सू चिंगवॉल ने कहा कि उसने पहले ही एक मामूली बैकग्राउंड वाले लड़के से शादी रजिस्टर करवा ली है और उसका यह पति एक दिलचस्प शख्सियत है। वह कभी पब्लिक में नहीं दिखा और न ही सू फैमिली की किसी गैदरिंग में आया। तो सब कुछ मिलाकर सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है। GWOL बात को लंबा खींचती है, सस्पेंस का मजा लेते हुए, लेकिन उसके खत्म करने से पहले ही मैं सब समझ चुका था। क्या तुम्हें उसका स्केड्यूल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल गए? वह थोड़ी शर्मिंदा सी आवाज में बोलेगी। मैं तुम्हें अगले कुछ दिन का उसका स्केड्यूल जल्दी ही भेज दूंगी। उसका पर्सनल नंबर नहीं मिल पाया, ठीक है, मैं उसके पास सीधे जाऊंगा। सूचिंग जैसी पोजीशन वाली लड़की अपना पर्सनल नंबर सीक्रेट रखेगी, यह तो आम बात है। GWOL तुरंत आगे कहती है, उसके आसपास हर वक्त बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उसके पास जाना आसान नहीं होगा। क्या तुम जोर जबरदस्ती से जाओगे या चुपके से? मेरे चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आती है। सू ग्रुप की बिल्डिंग के बाहर मैं अपनी डिलीवरी वर्कर की यूनिफॉर्म ठीक करता हूँ। मैं एक पार्सल लेकर अंदर चलता हूँ। ये मिसेस सू के लिए एक डिलीवरी है, उनके पर्सनल सिग्नेचर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट मुझे ऊपर जाने से पहले सेक्रेटेरिएट को फोन करती है। मैं डेडिकेटेड एलिवेटर से 88 फ्लोर पर जाता हूँ। एलिवेटर एक बड़े खुले एरिया में खुलता है। यहाँ 100 से ज्यादा लोगों का पूरा सेक्रेटेरिएट काम करता है, सब एक ही इंसान की सेवा में। मैं उस सेक्रेटरी के पीछे चलता हूँ जिसे मुझे एग्जीक्यूटिव ऑफिस तक ले जाने के लिए कहा गया था। सोचता हूँ कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, तभी एक शख्स मेरे सामने आ जाता है। लिहुआ गुस्से से मेरी तरफ देखता है। मिस्टर कैंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लियू हुआ का चेहरा बिल्कुल भी स्वागत करने वाला नहीं था। उसे अभी भी याद है जब मैं कैंग के घर में सू चिंगहुआ के पास गया था। सू चिंगवेल ने इस बात का कोई इशू नहीं बनाया था और अब मैं एक डिलीवरी वर्कर बनकर वापस आया हूँ। वह 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। यहाँ क्या हो रहा है?
तुम बिना आइडेंटिटी चेक किए किसी को टॉप फ्लोर पे ले आए। इसे अभी के अभी बाहर निकालो। मैं अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ। आपका मतलब क्या है? क्या सू ग्रुप डिलीवरी वर्कर्स को कम समझता है? लुहुआ ठंडी हंसी हंसता है। तुम तो बातों को पलटने में उस्ताद हो। हम हर पेशे की इज्जत करते हैं, लेकिन क्या तुम डिलीवरी वर्कर हो? क्या तुम्हारे पास वर्कर आईडी है? उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि मैं एक वर्क आईडी निकालता हूँ। मेरा चेहरा मुस्कुराहट और गुस्से के बीच में था। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुमने आज ही तो रजिस्टर नहीं किया ना? आईडी खुली हुई है, रजिस्ट्रेशन की डेट वहीं पर है। लुजुआ घूरता है। ये आज रजिस्टर नहीं हुआ था। ये सच में एक डिलीवरी वर्कर है। मैं बंद ऑफिस के दरवाजे की तरफ धीरे से आवाज देता हूँ, मिस सू, क्या आप अपनी डिलीवरी के लिए साइन करने को तैयार हैं? अंदर से एक साफ आवाज आती है, उसे अंदर आने दो। मैं लुआ की तरफ एक तिरछी नजर डालता हूँ, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं। उसका चेहरा सख्त होते देख मैं उसके पास से गुजरता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। सू चिंगवेल का ऑफिस कम लग्जरी वाला था। काला, सफेद और ग्रे रंग का। उसमें गर्माहट का कोई निशान नहीं था। वह एक डॉक्यूमेंट साइन करना खत्म करती है उससे पहले कि वह ऊपर देखे। उसकी चमकती आंखें कुछ नहीं बताती। मैं डिलीवरी फॉर्म की तरफ इशारा करता हूँ, यहाँ साइन कीजिए मिस सू। उसकी नज़र मुझ पर एक पल के लिए रुकती है, फिर वह पेन उठाती है और साइन करती है। फिर मैं कहता हूँ, मिस सू, आप सच में शादीशुदा नहीं है, है ना? उसका पेन रुक जाता है। वह अपना सर ऊपर उठाती है। उसकी ठंडी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने सही अंदाजा लगाया है। रजिस्ट्री में हाथ से लिखी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ऐसी गलतियां नहीं होती। सु चिंगवा पब्लिक में कहती है कि वह शादीशुदा है, फिर भी उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जी वोल की इन्वेस्टिगेशन के बाद जवाब साफ है। सु चिंग वोल ने अपने परिवार को चुप कराने के लिए एक नकली पति बनाया था। वह कभी सच में रजिस्ट्री ऑफिस गई ही नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता कि मैं उसका पति हूँ। मिस सू, मैं जानता हूँ कि यह बात मानना मुश्किल लगता है, लेकिन हम सच में शादीशुदा हैं। सु चिंग धीरे से और शांति से बैठ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मजाकिया मुस्कान आती है। मिस्टर कैंग, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। अगर मैं शादीशुदा नहीं भी होती तो भी मैं तुमसे सिर्फ सूफेशु को परेशान करने के लिए शादी नहीं करती। मैं रुकता हूँ। वह सूफेशु के साथ मेरी हिस्ट्री जानती है और उसने यह नतीजा निकाला है कि मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ, इसलिए वह मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। मेरा यहाँ आना सूफेशु से कोई लेना देना नहीं है। सु चिंगवॉल मेरी बात काट देती है। मुझे तुम्हारे रोमांटिक चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जल्दी से साइन करना खत्म करती है। फिर वह डिलीवरी फॉर्म मुझे वापस दे देती है। दोबारा मुझे परेशान करने यहाँ मत आना। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। इससे मुझे थोड़ी जलन होती है। क्या तुम पहले ही थोड़ी ज्यादा बदतमीजी नहीं कर चुकी हो? तुमने ये साफ कर दिया था कि तुम मुझे हाईचिंग से बाहर चाहती हो। सु चिंगवॉल गुस्से से देखती है। क्या? मैंने कब? उसके खत्म करने से पहले एक अलग रिंगटोन बजती है। ये उसकी दादी के लिए सेट की गई थी। वह तुरंत फोन उठाती है। केयरटेकर की आवाज आती है। मिस सू, बूढ़ी मैडम फिर से गायब हो गई है। सु चिंगहुआ तुरंत दरवाजे की तरफ जाती है। मैं उसके पीछे जाना चाहता हूँ और बात खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन लियू हुआ मेरे सामने आ जाता है। मिस्टर कैंग, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहीं रुक जाएं। मैं लंबी सांस लेता हूँ। मुझे सू ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाता हूँ। मैं अभी अपने घर के दरवाजे पर ही था जब मैं पीछे मुड़ता हूँ। पहले वाली बूढ़ी औरत मेरे पीछे चुपके चुपके चल रही थी। मैं उसे मजबूरी से देखता हूँ और अभी बोलने ही वाला होता हूँ कि वह मेरी कलाई पकड़ लेती है। दामाद जी, दोबारा मुझे पीछे छोड़ने की हिम्मत मत करना। मेरे किराए के घर में दादी सू डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं और लगातार 3 ग्लास पानी पीती हैं। मैं गंभीरता से कहता हूँ, मैं सच में आपका दामाद नहीं हूँ। लेकिन बूढ़ी औरत अपनी बात पर अडिग है। वह अपने दोनों हाथों से ग्लास पकड़ती है और एक और लंबा घूंट लेती है। यह जानते हुए कि मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं अपना फोन निकालता हूँ और पहले वाला नंबर डायल करता हूँ। पहली रिंग पर ही फोन उठ जाता है। हेलो। औरत की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मैं अभी बोलने ही वाला होता हूँ कि बूढ़ी औरत मेरे हाथ से फोन छीन लेती है। थोड़ी दूरी पर सू चिंगवुल आसपास की गलियों में तलाशी ले रही है। उसका चेहरा शांत है, अंदर से वह चुपचाप परेशान है। यह दादी 87 साल की है और उन्हें डिमेंशिया है। शरीर कुछ समय से कमजोर हो रहा है। खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे ही उसका फोन बजता है वह उठाती है और यहाँ उसकी दादी की आवाज है, हैरतअंगेज रूप से मजबूत और साफ। मुझे लेने मत आना, मैं अपने दामाद के साथ हूँ। दामाद जी, नंबर वही पहले वाला है। तो वह फिर उस लड़के के साथ है। सू चिंगवल गुस्से में पूछती है, तुम कहाँ हो? बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बताऊंगी। सू चिंगवल कहती है, तुम्हें लगता है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? बूढ़ी औरत गुस्से से जवाब देती है, तुम मुझे ढूंढने मत आना और न ही किसी को मेरे पीछे भेजना। सू चिंगवल बेचैनी से अपना सर खुजाती है। वह फोन पर हाथ रखकर धीरे से डॉक्टर से पूछती है, क्या हम उन्हें जबरदस्ती वापस ला सकते हैं? डॉक्टर अपना सर हिलाता है। अभी उनकी हालत में उन्हें परेशान नहीं कर सकते। बेहतर होगा उनकी मर्जी मान ली जाए। पहले वाला लड़का खतरनाक नहीं लग रहा था। सू चिंगवल न चाहते हुए भी बात मान लेती है और फोन की तरफ मुड़कर प्यार से कहती है, दादी, मुझे अभी भी आपकी दवा लानी है। बूढ़ी औरत जवाब देती है, मेरी दवा मेरे पास है, फिक्र करना छोड़ दो।
अच्छी लड़की बनो और मेरा इंतजार करो जब मैं तुम्हारे पति को घर लाऊंगी। यह कहकर वह फोन काट देती है और मुझे वापस दे देती है। वह खुद पर बहुत खुश लगती है। दामाद, काम हो गया। मैं हैरान हूँ, ये कैसी फैमिली है जो एक बूढ़े इंसान को ऐसे किसी अनजान के पास छोड़ देती है। मैं वापस कॉल करने ही वाला होता हूँ कि एक नोटिफिकेशन बजती है। उस नंबर से एक कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट आई है जिसमें लिखा है पोती। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तुरंत एक मैसेज आता है, कृपया मेरी दादी का थोड़ी देर के लिए ख्याल रखना। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं लगभग हंस पड़ता हूँ। मैं एक ठंडा जवाब टाइप कर रहा हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, ये कोई चैरिटी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं खत्म करूँ, मुझे किचन से कुछ आवाज आती है और मैं देखने जाता हूँ। दादी सू अंडे उबाल रही हैं। अगर भूख लगी है तो सिर्फ अंडे नहीं खा सकते। छोटी सी बूढ़ी औरत मुड़ती है। उनका झुर्रियों वाला चेहरा सबसे प्यारी मुस्कान में बदल जाता है। दामाद, एक गरम अंडा अपने चेहरे पर दबाओ, इससे सूजन कम हो जाएगी। मैं चुप हो जाता हूँ। शायद मैंने खुद ध्यान नहीं दिया था। मैंने ऐसे दिखाया था जैसे थप्पड़ का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से यह हुआ था, कुछ ठंडा मेरे चारों तरफ लपेटा हुआ था जो मुझे हर चीज से दूर रख रहा था।